जी बेटा, द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा का मतलब होता है कलर एंड ग्राफी कहीं भी है, इसका मतलब होता है टेक्निक। मतलब ऐसी टेक्निक जिसमें हम सेपरेशन करते हैं कलर्ड कंपोनेंट्स की। लेकिन बाद में ये टेक्निक इतनी हाईफाई हो गई, इतनी अच्छी थी कि फिर हमने इसमें जो कलरलेस होते हैं उनको भी सॉर्ट आउट करना शुरू कर दिया। कैसे? ऐसे कि लोकेटिंग एजेंट ऐड कर दें। अगर आपके पास सबस्टेंसेस कलर्ड नहीं है, आप एट द एंड जो है उसमें नॉन हाइड्रोजन का स्प्रे कर दें या लोकेटिंग एजेंट डाल दें, जिसको लोकेटिंग एजेंट भी कह सकते हैं आप लोग, नॉन हाइड्रोजन। तो क्रोमेटोग्राफी का एक पार्ट छोटा सा, हमारे पास 5 टाइप्स है इसकी। एक पार्ट जो छोटा सा था पेपर क्रोमेटोग्राफी, वो आप लोगों ने किया था ओ लेवल्स में, ठीक है, डिटेल। उसके बाद जो है बाकी 4 टाइप्स यही पे हैं हमारे पास। तो जरा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो नंबर 1 चीज मुझे ये बताएं कि कलर्ड होना जरूरी है या सॉल्युबल होना जरूरी है? सॉल्युबल होना जरूरी है। अच्छा, अब जब सॉल्वेंट मूव करता है पेपर में ऊपर की तरफ अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वो कंपोनेंट्स को जो मिक्सचर में होंगे उनको साथ लेके चलने की कोशिश करेगा। जो कंपोनेंट ज्यादा सॉल्युबल होगा वो ज्यादा ट्रेवल करेगा और जो कम होगा वो कम ट्रेवल करेगा। ये बात ही बता। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटी इन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। ये 2 नई बातें आ गई हमारे पास। ये क्या बोला? स्टेशनरी फेज वो फेज होती है जो मूव नहीं कर रही होती, एंड मोबाइल फेज वो फेज होती है जो कि मूव कर रही होती है। अगर मैं अब इसको समझाने की कोशिश करूं तो टाइम भी छोटे से टाइम के लिए आप लोग ये बात समझ लें कि समझ लें जिस पेपर पे आपने स्पॉट लगाया था, फिलहाल आगे बढ़ाएंगे आपको। पेपर पे जिसपे स्पॉट लगाया था, पेपर तो मूव नहीं कर रहा, जहां पे स्पॉट लगा वो जगह तो मूव नहीं कर रही। तो पेपर इज एक्टिंग एज अ स्टेशनरी फेस, एंड जो लिक्विड उसके ऊपर फ्लो कर रहा है, जो सॉल्वेंट ऊपर मूव कर रहा है, उसे हम कहते हैं मोबाइल फेस। A phase which hold components and does not move is called stationary phase. Cellulose is a stationary phase in paper chromatography, लेकिन एक्चुअल आंसर इज सॉल्वेंट होल्डिंग सैंपल। ये अजीब सी बात हो गई। देखिए, अगर आपने इंक ली है, इंक इटसेल्फ किसी सॉल्वेंट में तो होगी। बॉल पॉइंट की जो इंक है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, उसके लाजमी कोई ना कोई सॉल्वेंट होगा। उस सॉल्वेंट ने नहीं मूव करना, लेकिन उसके ऊपर जो है एक और लेयर मूव कर रही होती है, कोई एक ऐसा कोई लिक्विड मूव करता है जो इमिसिबल है उसके साथ। इस बात पे थोड़ा सा हम अब जोर लगा लेते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, आपने एक पेपर ले लिया, इस पेपर पे आपने एक स्टार्ट लाइन लगाई, और ये स्टार्ट लाइन जो है आपको पेंसिल से लगानी होती है। ये बात भी बताओगी आपको। सो दिस इज अ स्टार्ट लाइन जो कि हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं इसको। इसके बाद इसी पे हम अपनी इंक जो है, जो मिक्सचर है, उसके इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्पॉट लगाया और इसमें समझाने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कुछ रेड कंपोनेंट्स हैं, कुछ इसमें ब्लू कंपोनेंट्स हैं, और कुछ इसमें कोई और कलर जो इनके साथ मैच ना कर रहा हो, ब्लैक कर देते हैं। ये कंपोनेंट्स है। तो ये 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, लेकिन किसी लिक्विड ने इनको होल्ड किया हुआ है। आप ये समझ लें कि जो लिक्विड है, समझ लें कि ये ऑयल है जिसमें ये इंक थी। इसे हम कहेंगे स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस, जो कि मैं भी आपको बता रहा हूं कि इट्स ऑयल। अब हम ये करेंगे कि किसी कंटेनर में ऐसा लिक्विड लेंगे जो इस ऑयल के साथ इमिसिबल हो। ये हमने उठाया यहां पर और इसमें डाल दिया पानी, H2O। क्या ऑयल और पानी मिक्स होंगे? नहीं होंगे। अब इस पेपर को उठा के हमने एडजस्ट करना है इसमें, तो हमने इसको उठाया। अब मुझे जरा सोच के बताएं कि कैसे रखूं इसको। ऐसे रख दूं? सही है ये?
इसको लाइनों को टच कर दे इधर ऊपर, इस अरेंजमेंट में रखना पड़ेगा। फायदा क्या होगा इसका कि जब लिक्विड मूव करेगा तो कंपोनेंट ऊपर की तरफ ही मूव करेंगे, लेकिन अगर आपने सॉल्वेंट लेवल के साथ टच करवा दिया उसको तो नीचे सॉल्वेंट ज्यादा है, फिर उधर ही आ जाएगा कुछ अगर आना होगा। इस अरेंजमेंट में रखना है। द स्पॉट द मिक्सचर शुड बी अबव सॉल्वेंट लेवल। हो गया ये, जिसको हम मार्क कर देते हैं ये है सॉल्वेंट लेवल। अब क्या होगा, ये सॉल्वेंट जो है ऊपर इसके मूव करना शुरू करेगा, तो ये सॉल्वेंट जो है अगेंस्ट ग्रेविटी अपर डायरेक्शन में मूवमेंट शो करेगा। और जब ये सॉल्वेंट मूव करेगा तो सॉल्वेंट ऑयल के पास से भी गुजरेगा, लेकिन उसमें मिक्स नहीं होगा। बाकी तो पूरा पेपर वेट होगा, इस पे तो जो ऑयल लगा हुआ लगा, पानी इसके सराउंडिंग से जाएगा लेकिन इसके साथ मिक्स होके नहीं जा सकता। अब होगा ये कि जो कंपोनेंट इस लिक्विड में ज्यादा सोल्युबल होगा, मतलब वाटर में, तो वो वाटर के साथ चलना शुरू कर देगा। और अगर कोई चीज इस ऑयल में ज्यादा सोल्युबल हुई तो वो ऑयल में ही रुकी रहेगी। ऑयल जो कि कंपोनेंट्स को होल्ड कर रहा है, जो मूव नहीं कर रहा, इसे हम कह रहे हैं स्टेशनरी फेस। और जो लिक्विड इसके ऊपर से मूव कर रहा है उसे हम कह रहे हैं मोबाइल फेस। इस जगह पर आपके पास एक काम हो रहा होगा, एंड दैट काम इज सम कंपोनेंट विल गेट डिसॉल्व इन दिस लेयर एंड सम विल रिमेन इन दिस लेयर। यहां पर एक इक्विलिब्रियम आएगी एज वी आर मूविंग कंटिन्यूअसली द मोबाइल फेस। तो इसमें से कंपोनेंट निकलते रहेंगे क्योंकि पास होती जा रही है, तो आपके कंपोनेंट्स यहां से निकल जाएंगे इफ अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी। यहां पर एक्चुअली जो मेथड हो रहा है दैट इज पार्टीशनिंग, केपीसी वाला। दो डिफरेंट लिक्विड्स और उस लिक्विड के दरमियान जो है कंपोनेंट्स विल बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटी। अब ये कंपोनेंट्स यहां से ट्रेवल करते करते यहां पर पहुंच गए। इस वक्त जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से बताया जाता था कि अगर हमारे पास कंपोनेंट पहुंच गया है यहां तक, लेट्स से यहां तक, इस वक्त तक हमने देखा कि हालात ये हैं कि जो हमने 3 कलर यूज किए थे उनमें से जो रेड कलर है, रेड वाले कंपोनेंट्स यहां पे पहुंचे हुए सारे, और इस तरीके से ब्लू वाले कंपोनेंट्स जो है वो यहां पर पहुंचे हैं आपके पास, और जो ब्लैक वाले थे लेट्स से वो यहां पर पहुंच गए। तो क्या इस वक्त मैं रोक सकता हूं इसको? क्या सेपरेशन हो गई है क्या? नहीं हुई सेपरेशन। ये दो रेड एंड ब्लू जो है आपस में अभी भी मर्ज्ड है। हम जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करवाएंगे उतनी अच्छी सॉर्टिंग होती जाएगी। अच्छा, अब जो है अगर हम इसको और एक्सटेंड कर देते हैं, इस लाइन को यहां से हटा के, हमें कहा जाता था क्यों 80% ट्रेवल करवाया जाता है पेपर का तकरीबन 80% ट्रेवल करवाया जाता है सॉल्वेंट को। इसके बाद हम इसको रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो वही कंपोनेंट जो पहले सेपरेट नहीं थे सही तरीके से, अब वो बेहतर तरीके से सेपरेट हो चुके होंगे। तो ब्लैक वाला जो है यहाँ पहुंच गया होगा, इसी तरीके से हमारे पास था रेड वाला, वो यहाँ पर आ गया, और सिमिलरली ब्लू वाला जो था वो यहाँ आ गया। तो इस तरीके से जाके बेहतर सेपरेशन हुई है, इसलिए हमें ज्यादा ट्रेवल करवाना होता है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं कि अगर आप एक रबर बैंड के ऊपर 3 डॉट्स लगा दें डिफरेंट इंक्स के, डिफरेंट कलर के, जैसे उसको स्ट्रेच करेंगे दे विल गेट सेपरेटेड। जैसे उसको लूज करेंगे आप तो वो सारे स्पॉट एक ही जगह पे आ जाएंगे। तो जितनी ज्यादा ट्रेवल करवाएंगे उतना ज्यादा अच्छी सेपरेशन हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है लिक्विड ने, इसे हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। ये सॉल्वेंट फ्रंट है। अब मुझे बताएं कि यहां पर एक चीज होती थी हमारे पास, आपको मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस समझ आ गई? ये आ गया सॉल्वेंट फ्रंट। सॉल्वेंट फ्रंट क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। और एक होता है कंपोनेंट फ्रंट, वो क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट। स्टार्टिंग लाइन कौन सी थी, कहां से हम रेस शुरू करवाएंगे, कहां से काउंटिंग करेंगे? आपके पास विदाउट मैथ्स कहीं एप्लीकेशन है, आपसे कहते हैं इसकी आरएफ वैल्यू निकाल दो। आरएफ वैल्यू क्या होती है? उसको कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर उसको कहते हैं, रिटेंशन फैक्टर उसको कहते हैं, रिलेटिव फ्रंट, आरएफ। आप लोगों ने आरएफ के नाम से रिलेटिव फ्रंट पढ़ा होगा। इट्स अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट।
इस लिहाज से आपने पढ़ा था। और इसमें कोई ग्रेजुएशन नहीं होती, आपके पास नॉर्मल ग्राफ है, क्रोमेटोग्राम जो होता है, आपको इसमें वर्किंग करनी होती है। तो डिस्टेंस कहां से स्टार्ट करेंगे? जब मैं रूलर लेके काम करना पड़ता है तो इसका डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है कि सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कहां से स्टार्ट करूं? सॉल्वेंट लेवल से या स्टार्ट लाइन से? स्टार्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब जब हमें ये काम करना होगा तो हम उठाएंगे रूलर, और रूलर से हम यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है नोट कर लेंगे। लेट्स से इट इज 10 सेंटीमीटर। और इस तरीके से अगर मुझे रेड के लिए, रेड कंपोनेंट की आरएफ वैल्यू निकालनी है, तो रेड का डिस्टेंस कितना हो गया, कहां से कहां तक मार्क करूं? मुझे सोच के बताइएगा, क्या यहां से यहां तक रेड का डिस्टेंस ठीक है? टॉप से करेंगे तो टॉप से कर दे, ठीक है? तो मैंने किससे पढ़ा था ओ लेवल, खैर हो गई, ऐसी बर्बादी करो। सेंटर से करेंगे, डॉट के बिल्कुल इसके सेंटर से करेंगे। ये बात याद रखिएगा कि आपको जो स्पॉट दिया जाता है वहां पे आपके पास तो ब्लैक एंड व्हाइट ही पेपर आता है, तो इस बात का ख्याल करते हुए आपने यहाँ से बिल्कुल इसके सेंटर से एक लाइन और खींची, और इसके बाद जो आपने इस डिस्टेंस को मेजर कर लिया, एंड दिस डिस्टेंस इज लेट्स से 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली ब्लैक के लिए भी निकाल लेंगे, और इस बेस के ऊपर हम इनकी आरएफ वैल्यू निकाल सकते हैं। आरएफ वैल्यू क्या है? इट्स अ रेशियो। किस चीज की रेशियो है? ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय या ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। अगर मैं रेड डाई की आरएफ निकालूं, इसको पहले ऐसे भी फार्मूला की फॉर्म में, तो डिस्टेंस बाय कंपोनेंट एंड डिस्टेंस बाय सॉल्वेंट या सॉल्वेंट फ्रंट। देखिए सेंटीमीटर ऊपर और सेंटीमीटर नीचे, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, रेशियो का यूनिट नहीं होता, आपको बता दिया होगा मैथ्स वालों ने। नंबर 2, हमने लिखा ऊपर 6, नीचे लिखा 10, आंसर आएगा कितना? 0.6। हमारा आरएफ वैल्यू जो है उसकी कभी भी वैल्यू एक्सीड नहीं कर सकती 1 से। वजह, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर, क्योंकि सॉल्वेंट ही ले जाने वाला है तो सॉल्वेंट हमेशा आगे रहेगा, और डिनोमिनेटर की जब वैल्यू ज्यादा होगी तो आपके पास आंसर हमेशा फ्रैक्शन में आएगा। फिर आपको ये सब कुछ करवाने के बाद आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते थे, कहता था कि इस तरीके से आप बता दें ब्लैक की आरएफ वैल्यू कितनी होगी, आप लोग देख के बता सकते हैं? तकरीबन होगी 0.8, 0.7, 0.8 ऐसी कुछ होगी। इस तरीके से अगर आपसे कहता है ब्लू की वैल्यू कितनी होगी, तो हम बोलेंगे 0.4, 0.5। जो मिड में होता है 0.5, जो ऊपर होगा वो 0.7, 0.8, 0.9, और जो बिल्कुल शुरू में होगा वो जो मूव ही नहीं किया, बहुत कम मूव किया, उसकी वैल्यू। क्या ये बात आप लोगों को समझ आती है? किसी को मसला है इसमें? पक्की बात है? कितना ट्रेवल करेगा? इनमें से सबसे कम ऑयल में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन था? ब्लू ऑयल में। ऑयल कहां है? स्टेशनरी फेज बोलती है कहां जा रहा है, रुकना। मोबाइल फेज कहती चल। जो चला गया उसके साथ वो मोबाइल फेज में सॉल्युबल होगा तो जाएगा ना। किसको रोक के रखा सबसे ज्यादा? स्टेशनरी फेज से। सबसे आखिर में कौन निकल रहा है? इसका मतलब ब्लू इज मोर सॉल्युबल इन स्टेशनरी फेज एंड ब्लैक इज मोर सॉल्युबल इन मोबाइल फेज। जिस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट आइडेंटिटी है किसी सब्सटेंस की, क्राइटेरिया नहीं, आइडेंटिटी है सब्सटेंस की। अगर आपको कहा कि 0 पे फ्रीज एंड 100 पे बॉयल, तो आप दुनिया के सारे सब्सटेंसेस लेके आ जाएं, कोई मैच ही नहीं करेगा, वाटर के अलावा कुछ है ही नहीं, बड़े आराम से पहचान। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट मैच कर सकते हैं, लेकिन मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों मैच कर जाए नहीं। जिस तरीके से वो आइडेंटिटी है किसी सब्सटेंस की,
ऐसे ही RF बाई जो है, RF बाई जो है हमारे RF वैल्यू, ये भी आइडेंटिटी है किसी सब्सटेंस। ये पूरे का पूरा कंप्यूटराइज प्रोग्राम जो है, आगे हम जाएंगे उसमें दिखा देंगे आपको। तो पूरे का पूरा उसमें इंस्ट्रूमेंट में फीड किया होता है कि भाई इस कंडीशन पे, इस टेम्परेचर के ऊपर, इस सॉल्वेंट को यूज करते हुए अगर RF वैल्यू इतनी आती है तो इसका मतलब ये फ्रक्टोज होगा, ये माल्टोज होगा, ये लैक्टोज होगा, इस तरीके से चल रहा होता है मामला। इज दिस क्लियर? जहां तक कोई मसला किसी को? वापस चलते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि और क्या लिखा है यहाँ पर, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टेशनरी फेज वो फेज है जो मूव नहीं करती पेपर के साथ, जबकि मोबाइल फेज वो है जो मूव कर रही होती है पेपर के साथ। इसके बाद क्रोमेटोग्राफी के लिए कंपोनेंट का सॉल्युबल होना बहुत जरूरी है, कलर्ड होना जरूरी नहीं है। अगर कलर्ड नहीं भी है तो हम कैसे कलर कर लेंगे उसको? नेन हाइड्रोजन के स्पेस। लोकेटिंग एजेंट टेक्निक्स पुरानी ही। अब मैं जिस हाथ में पेन को होल्ड किया, मार्कर को मैंने होल्ड किया, उसके ऊपर मेरे फिंगरप्रिंट आए हैं, ना मुझे नजर आ रहे ना आपको नजर आ रहे। लेकिन जैसे ही साइंस आगे पहुंची है तो फोरेंसिक साइंस आ गई है, अब वो फिंगरप्रिंट से पहचान जाएंगे पूरे बंदों में से सस्पेक्ट, तो बहुत काम आसान हो जाएगा। लेकिन ये नादरा में डेटा भेज दें, वो हम इससे निकाल लेंगे फिंगरप्रिंट से बंदा कौन। तो नेन हाइड्रोजन या कोई और लोकेटिंग एजेंट, यूवी लाइट भी यूज कर सकते हैं, फास्फोरस भी होता है, वो DNA फिंगरप्रिंट यूज करते हैं उसको भारत। तो हम इनविजिबल को विजिबल बना सकते हैं। ये बात भी आपको ओ लेवल में ही बता दी गई। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा आपको पीछे से घुमा के लेके आते हैं ओ लेवल से। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होते थे जो पक्के ठक्के थे, वो आपको पता होने चाहिए, ताकि यहाँ पर पूछे तो हमें, क्योंकि हमारे पास दो पेपर क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पर दो टाइप सारी है इसकी। तो नाम है सेपरेशन टेक्निक, एस से स्टार्ट होगा, सेपरेशन। तो इस क्वेश्चन, इसमें आपके पास जो उसकी औकात, जो उसके क्वेश्चंस होते थे वो बता देते हैं। स्टार्ट लाइन जो है इंक से क्यों ड्रॉ नहीं करनी चाहिए? इंक आपने लगाया, आप ऐसा समझ लो रहेगी नहीं, फिर आप मेजरमेंट कर ही नहीं सकते, स्टार्ट लाइन तो वहां पे होगी नहीं। नंबर 2, उसमें पूरे का पूरा कोई मैप बन चुका होगा, इंक खुद भी तो डिसॉल्व के साथ ट्रेवल करेगी, पर वो इसके कंपोनेंट में मर्ज होकर कोई अजीब सी कुछ उसमें शक्ल बन चुकी होगी, पेंटिंग हो चुकी होगी उसके ऊपर। ठीक है, पेंसिल पानी में डिसॉल्व नहीं होती, वो लाइन अपनी ग्रेफाइट है, वो अपनी जगह पे रहेगा, इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो आपका काम सही रहेगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाई सॉल्वेंट लेवल शुड बी लोअर देन स्टार्ट लाइन। सॉल्वेंट लेवल नीचे क्यों होना चाहिए, स्टार्ट लाइन ऊपर क्यों होनी चाहिए? अदरवाइज असल में जो कंपोनेंट सेपरेट होते हैं वो अपनी सॉल्वेंटी की बेस के ऊपर होता है। सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व होने वाले हुए तो डिसॉल्व हो जाएंगे। अब मुझे तो पेपर पे ज्यादा पानी होगा या नीचे पानी ज्यादा होगा? आपने टच कर दिया तो सारा नीचे ही आ जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा फिर, जहाँ पे ज्यादा सॉल्वेंट मिलेगा। तो अदरवाइज मिक्सचर विल डिसॉल्व इन सॉल्वेंट ऑफ बीकर एंड विल नॉट ट्रेवल अलोंग द बिट। व्हाई सॉल्वेंट इज अलाउड टू ट्रेवल मैक्सिमम डिस्टेंस? हमने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब हमने कम ट्रेवल करवाया था, वो रबर बैंड की तरफ बताया था आपको, मिले हुए थे आपको, मर्ज से सेपरेशन नहीं हुई थी। जितना ज्यादा ट्रेवल करवाएंगे उतनी ज्यादा सेपरेशन हो जाएगी, जिसकी मैंने एग्जांपल दी थी रबर बैंड से। टू इंश्योर सेपरेशन हैज अकर्ड प्रॉपर्ली। इसके बाद जो है डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट, ये तो खैर सिंपल सी बात हो गई। और रिलेटिव फ्रंट, इट्स अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय। ठीक है, तो यहां तक किसी को मसला? हाँ हाँ हाँ, वो ओ लेवल की बात कर रहे हो, ये जो दिखा रहा हूँ ये इसमें या उसमें ए लेवल में? अगर मोबाइल फेस में सॉल्युबल नहीं होगा तो उधर ही रुपया रहेगा, हो जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं करनी, गुनाह मिलेगा। चुप करके थोड़ी देर जरा देखते हैं, फिर करते हैं। अच्छा जी, बेटा जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर RF वैल्यू हो गया ग्रेटर RF वैल्यू मोर सॉल्युबल द कंपोनेंट, ये भी बात समझ आ रही है हमें। 0.8 वाला ज्यादा सॉल्युबल होगा या 0.2 वाला? एक कंपोनेंट की RF वैल्यू आ रही है 0.2, एक की आ रही है 0.8, ज्यादा सॉल्युबल कौन सा हुआ? आप लोग विजुलाइज कर सकते हैं 0.8 वाला कहाँ होगा? ऊपर। मोबाइल फेस की बात कर रहे हैं, जितनी वैल्यू ज्यादा उतना ज्यादा सॉल्युबल, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये बल्क में सेपरेशन नहीं करती,
बल्क में सेपरेशन नहीं करती। पानी का टैंकर जो आता है पानी डालने का, अगर ये इंक का भरा हुआ हो और आपसे कहें कि सेपरेट कर दें, तो क्या आप लोग इंक को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं? बड़ा सा पेपर बिछा दें यहां से लेके सफूरा बोर्ड तक, उस पर डाल दें टैंकर पूरा, और फिर वो ट्रेवल करे, फिर आप पेपर निचोड़ें। बल्क पे नहीं करती। ये एनालिटिकल टेक्निक है जो आपको क्वांटिटी और क्वालिटी बता देती है, बल्क लेवल पे सेपरेट नहीं कर सकते। बल्क लेवल पे सेपरेट करने के लिए बस हमें बता देगी कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट है और कितना कितना है, उसकी अमाउंट नजर आ जाएगी, लेकिन सेपरेशन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कोई और टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, एक से पानी अलग करना है, डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है? बल्क पे नहीं कर सकते आप। ये जरा गौर से देख लें, ये भी हम किया करते थे, मैं इसलिए यहाँ पे लेके आया था आपको खास तौर पे। कलरलेस कंपोनेंट कैन बी विजिबल यूजिंग निन हाइड्रिंग या यूवी लाइट। ये जरा गौर से देखिएगा, ये जो हो रहा है आपको, इसमें 4 शुगर्स नोन है, इज इट? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। लेकिन 2 आपके पास अननोन है, एक्स और वाई। मतलब आपको 2 सैंपल उठा के दे दिए और भाई साहब ने बोल दिया कि शुगर्स हैं। मैंने शुगर के डब्बे निकाले जिनको मैं जानता हूं, मैंने ग्लूकोज का स्पॉट बना लिया, फिर माल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, इस एक ही पेपर के ऊपर रख दिया, सबको ट्रैवल करवाया। जब ट्रैवल करवाया हमने देखा कि जो अननोन है वो भी रिवील हो रहे हैं। एक्स में कौन सी शुगर है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्या सबको समझ आई या नहीं आई? तो इसके लिए करना ये था कि आप देखें कि ये कंपोनेंट ग्लूकोज के साथ मैच कर रहा है, इसका ट्रैवल, एंड इसका ट्रैवल मैच कर रहा है किसके साथ? फ्रक्टोज के साथ। इसका मतलब एक्स एंड वाई में 2 शुगर है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। खेलते हैं वाई के लिए। वाई में कौन कौन है? ठीक हो गया जी। पहली बात इसमें ये है, दूसरी बात इसमें ये है, एंड तीसरी बात इसमें ये भी है। ठीक है, इज दिस क्लियर? चलो मैं ऐसा दे दूंगा। तो अपने काम पे वापस चलते हैं। सबर कर जा, अभी तो पार्टी शुरू है जी। नहीं पढ़ा तो ले बेटा, किसी को मसला? बेटा अब आ गई हमारे पास 2D पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या आ गई है? 2D पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक कंपोनेंट, एक सॉल्वेंट जो है, 2 कंपोनेंट को सही तरीके से सेपरेट नहीं कर सकता, तो फिर हम क्या करते हैं कि दूसरा सॉल्वेंट भी रन करवाते हैं उसी क्रोमेटोग्राम के ऊपर। जरा गौर से देखिएगा कि क्या करना है। ये मैंने फिल्टर पेपर ले लिया और इसके ऊपर ये स्टार्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और इसके ऊपर लगा दिया मैंने स्पॉट। ठीक हो गया। अब इसको मैं डुबो दूंगा किसी एक सॉल्वेंट में। ये सॉल्वेंट ऊपर जब ट्रैवल करेगा, इस जगह से इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देगा। आपके पास इसकी जो पिक्चर आएगी नेक्स्ट, वो हो जाएगी कुछ ऐसी। तो आपके पास ये स्पॉट यहां से तो हट चुका होगा बेसिकली, और इसके स्पॉट जो है आपके पास डिस्पर्स हो चुके हैं ऊपर। एक, दूसरा और तीसरा। ठीक हो गया। अब मुझे इसको इंश्योर करना है कि 3 ही कंपोनेंट, अभी कितने कंपोनेंट निकले इसमें से? 3। मुझे इंश्योर करना है कि बाकी 3 है। अब मैंने इस पेपर को निकाल दिया। निकालने के बाद इस पेपर को ड्राई कर दिया। ड्राई करने के बाद मैंने इसके ऊपर एक और स्टार्ट लाइन लगा दी इन पॉइंट्स के ऊपर, ऐसे करके डन हो गया। अब इस पेपर को रोटेट कर दूंगा मैं, और रोटेट करके दूसरे सॉलिड में रखूंगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये था
इथानॉल सॉल्वेंट। अब हम दूसरा सॉल्वेंट लेंगे और इस पेपर को रोटेट भी करेंगे, तो देखते हैं कि रोटेट हो जाएगा कि नहीं होगा। मेरे ख्याल में तो हो जाएगा। इसको मैंने 90 पे रोटेट करना है। ये बात समझ आई कुछ? इस पेपर को हमने 90 पे रोटेट कर दिया, 90 डिग्री पे। अब इसके बाद हमने यहां पर दूसरा सॉल्वेंट डाल दिया इसमें और इसको फिर भगाया। इसके बाद हुआ ये कि कॉपी करने पहले, बार बार ड्रॉ करना मुझको। तो अब ये सॉल्वेंट जो दूसरा था, फॉर एग्जांपल ये हेक्सेन था, ये भी इनको ट्रेवल करवाएगा। अगर इसके ट्रेवल करवाने के बाद ये स्पॉट्स जो है हमारे पास पहुंच जाते हैं कुछ इस जगह पे, तो पता ही चला कि एक स्पॉट पहुंच गया यहां पर, एक यहां पर है, और ऐसा ऐसा हो गया सब कुछ। तो आप जरा गौर से देखें हुआ क्या एक्चुअली। ये जो मोटा वाला बल्क स्पॉट था ये दो टुकड़ों में टूट गया। अब उसके ऊपर लिख दिया जाएगा कि ये ए है, ये बी है, ये सी एंड ये डी। इसका मतलब कितने कंपोनेंट थे इसमें? 4 थे। कौन से कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं हुए थे यूजिंग सॉल्वेंट 1, सी एंड डी। अब ये जरूरी नहीं कि अगर एक सॉल्वेंट में दोनों की सॉल्बिलिटी बराबर थी तो हर सॉल्वेंट में बराबर होगी, इसलिए हमने इनको सेपरेट कर दिया। इस टेक्निक को नॉर्मली अप्लाई किया जाता है जब हमारे पास एक सॉल्वेंट से सही तरीके से रिजॉल्व नहीं कर सकते हम उसको। इज दिस क्लियर? ये क्वेश्चन आते हैं फ्रीक्वेंट। अब इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना। ये तो आपको समझ आ गया सबको? किसी को मसला हुआ इसमें? असली मसला आएगा जब आपके पास वो बना के देगा, पूछेगा आप क्या हुआ। खेलते हैं जरा, फिर नींद पूरी होगी। दोस्त, मेरा दोस्त, बेटा दोबारा देखने कोई मसला तो नहीं इसमें किसी को? अबे हाँ, अरे पेट्रोल कर ले, पानी कर ले, ऑयल कर ले, जो तेरा दिल करे, जेट ऑयल कर ले। भाई एक चीज अगर पानी में डिजॉल्व नहीं है, लाजमी वो किसी और चीज में सॉल्युबल होगी। ये बात तो हमारे पास सॉल्बिलिटी, हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी में बात हो रही होती है, सॉल्बिलिटी तो हम निकाल लेते हैं। हर सब्सटेंस की सॉल्बिलिटी डिफरेंट हो रही होती है। मिक्सचर भी तो बनती है, पानी और इथेनॉल की मिक्सचर बनानी शुरू कर दो। बेटा आपके पास क्रोमेटोग्राम आएगा कंप्लीट और दोनों सॉल्वेंट रन करवाए होंगे उसको, और आपको बस ऐसे बता देगा किसी भी साइड से वो सॉल्वेंट लेके आ सकता है। वो कहता है सॉल्वेंट 1 यहां से आया था एंड सॉल्वेंट 2 जो है वो यहां से आया था। अब सोचना आपका काम है। ऐसा करने से वो कहता है कि चले पहले एग्जाम्पल में आपको बता देता हूं। आप बताएं स्पॉट कहां रखा होगा उसने? स्पॉट कहां रखा होगा? सेंटर में, इधर 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 इधर, कहां पे? 1 जहां मूव कर रहा है, 1 ने लेके जाना है खींच के इस तरफ और 2 ने लेके जाना है इस तरफ, तो स्पॉट शुड बी हियर, ताकि 1 इसको तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दे और फिर ये इसको लेके चला जाए आगे। ये बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? आप जब जिस भी सॉल्वेंट को यूज करेंगे तो किसी कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। आपने यहां पे रखा स्पॉट, सॉल्वेंट 1 इसको ऊपर ले जाएगा, उसके बाद आपने इसी को बेस बनाना है। सॉल्वेंट 2 आपने यहां से रन करवाना था,
देखिए अगर बीच में करवा देंगे फिर तो रनिंग का टाइम नहीं मिलेगा, डिस्टेंस नहीं मिलेगा उसको, आपने आधा पेपर तो वैसे जाया कर दिया, सेपरेशन सही होगी नहीं। तो किसी एज से किसी कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे काम। इस बेस के ऊपर आपके पास वो कहता है कि ऐसा ऐसा था, तो हम सोचना शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। कहता है कि ऐसा था, मैंने कहा ठीक है ये तो गलत है, ऐसा ऐसा सही है, मोटा मोटा। इनको अब मैं लिख रहा हूँ ABCD, और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं, अल्लाह करे समझ आ जाए। ABCDE, कितने कंपोनेंट हो गए? 5। गौर से सुनिएगा। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट 2 में सबसे लेस सॉल्युबल है? Which component is least soluble in solvent 2? B, actually solvent 2 is pushing in this direction and this has not traveled. Which component is the most soluble in solvent 2? Good हो गया. Which component is least soluble in solvent 1? A B दोनों दोनों दोनों, ये सिर्फ मूव करवा रहा है, इन दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। Which component is the most soluble in solvent 1? गुड हो गया। आप तैयार रहें, जरा आराम से सोचिएगा। नंबर 1, which components were not resolved using solvent 1 only? A and B. E, C, A, B. Which components were not resolved using solvent 1 only? A, B, C, A, B and E, C, E. C या EC। बहुत बेस्ट हो गया अगर ये कर दिया। ये बात समझ आ रही कि नहीं? दोबारा बोल रहा हूं, which components were not resolved using solvent 2? देख देता हूं, which components were not resolved, resolved का मतलब सेपरेट नहीं हुए, using solvent 1 only। अगर आप solvent 1 को रन करवाते तो इस तरह मूव करते सारे। अगर वो कह रहा है कि सॉल्वेंट 1 को सिर्फ रन करवाया है, आपको ऐसे विजुलाइज करना है कि सॉल्वेंट 2 नहीं है। सॉल्वेंट 2 ने इस जो विंडो को खोला हुआ है, इस विंडो को क्लोज कर दिया। अगर आप इसको शट डाउन करेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा। ये मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये दोनों मिलके एक ही जगह पे आ जाएगा स्पॉट, ये दोनों मिलके इसी जगह पे आ जाएगा स्पॉट, एंड ये स्पॉट इधर होगा। ये बात कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? पक्की क्लियर होनी चाहिए, आगे कोई मसला नहीं होना। इज इट क्लियर? अब वो कहता है कि which component was completely resolved using solvent 1 only? गुड हो गया। Which component cannot be resolved using solvent 2 only? मैं क्या बोल रहा हूं? Which components cannot be resolved solvent 2 only? सोचे सोचे सोचे, बस यहां पर 1 की जगह पे मैंने 2 कर दिया है। अगर सिर्फ 2 को यूज करते तो कौन कौन रिजॉल्व नहीं हो सकता था? टेक योर टाइम एंड मुझे बताएं जरा। क्या बोला इस बार उसने? सॉल्वेंट 2 ओनली। सॉल्वेंट 1 का इंपैक्ट खत्म करने जा रहे हैं। सॉल्वेंट 1 ने विंडो को इस तरफ खोला हुआ है, बंद कर दें, शट डाउन कर दें इसको, ऐसे ले जाएं। सॉल्वेंट 1 ने सिर्फ ट्रैवल करवाया था ना, इन सबको इस लाइन पे लेके जाते हैं। ये बच्चा यहां होगा, ये दोनों बच्चे मिलके यहां पर होंगे, ये बच्चा यहां पर होगा और ये यहां पर होगा। कौन रिजॉल्व नहीं हुए थे? आप लोगों को नजर आया कुछ? ए एंड डी। कुछ कुछ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? पक्की बात है। बोला कि एक आप दूसरे वाले का इंपैक्ट उड़ाओ, इंपैक्ट उड़ाने के लिए उसको शटर को नीचे कर दो। इसने बोला है सॉल्वेंट 2 को देखो, तो मैंने सॉल्वेंट 2 को देखा है जो ऐसे जा रहा है, इसको देखूंगा।
लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है खत्म कर दूंगा। अगर इसका इम्पैक्ट खत्म करता हूं जिससे इस तरफ स्कैटर्ड किया है, ठीक है, इसके इम्पैक्ट को खत्म करते हैं, तो ये सारे कंपोनेंट कहां पे होंगे? ये सारे के सारे इस लाइन पे होंगे। ये यहां होगा, ये वाला यहां होगा, ये वाला यहां होगा, और ये वाला यहां होगा। क्या जब मैं समझा रहा हूं तब समझ आ रहा है? उसके अलावा आप कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। इज दिस क्लियर? अब जरा फिर गौर कीजिएगा, अल्लाह करे ये प्रैक्टिस की काम जो है काम हमारा खत्म हो जाए। 1 2 3 4 5 6 बेटा इस तरफ मूव किया है 2, नहीं 1 ने इस तरफ मूव करवाया, 2 ने इस तरफ मूव करवाया, जहां से चाहे दे, टेंशन ही नहीं है। बताएं ओरिजिनल स्पॉट भाई ने कहां रखा होगा? सोचें, जगह सोचें, फिर मैं आपको बताता हूं ओरिजिनल स्पॉट उसने कहां रखा होगा स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट में। तो 1 ना यहां पे होगा। आप लोग समझ रहे हैं सारे? दोबारा देखें, मैं कह रहा हूं ओरिजिनल स्पॉट उसने कहां पे रखा होगा? यहां पे होगा। 1 खींच के ले गया होगा इन बच्चों को इधर 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 इधर, सोच लिया। 2 खींच के ले गया ऊपर। गिनती लिखना जरूरी है, लिखते हैं फिर। ए बी सी डी ई एफ। Which component is most soluble in solvent 1? Which component is the least soluble in solvent 2? दोस्तों मत आओ, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया था। Which component is least soluble in solvent 2? Which components cannot be resolved using solvent 2 only? सॉल्वेंट 2 ओनली से कौन रिजॉल्व नहीं हो सकते? एडी बस, अल्लाह देता। अगर क्या बोला, कौन से कंपोनेंट सॉल्वेंट 2 से सिर्फ रिजॉल्व नहीं हो सकते, तो सॉल्वेंट 1 को फारिग करो। अगर सॉल्वेंट 1 को फारिग कर दो, कौन से स्पॉट एक ही जगह पे आ जाएंगे? ये इधर आ जाएगा, ये दोनों मिलके इधर आ जाएंगे। बात समझ आ रही? तो ये यहां होगा, ये यहां होगा, और ये। Which components cannot be resolved using solvent 1 only? अगर आपने 1 को यूज नहीं किया, नहीं 2 को यूज नहीं किया, यही काटना है ना। अगर 2 को आप कटा दें तो शटर को नीचे कर दें, फिर नीचे लेके आ जाए। ये दोनों नीचे आ जाएंगे एक जगह पे, ये भी आएंगे नीचे दोनों, है ना। ये अलग हो गए, ये अलग हो गए। कुछ कुछ बात समझ आ गई? किसी को मसला है तो बोल दो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसी से बेस्ड काफी क्वेश्चंस हैं। आप लोग शटर बंद करना समझ आ गई बात? अगर वो कहता है 2 सिर्फ, तो 1 का इम्पैक्ट खत्म करो। 1 कहां लेके गया? इधर लेके गया, इधर लेके गया 1। देखो देखो 1 इधर लेके गया, उल्टा मार दो उसको। जब इस तरफ जाएगा, विंडो बंद करोगे, तो ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा? इस जगह पे। ये पॉइंट कहां पे पहुंच जाएगा? दोनों मिलके एक ही जगह पे ना। कौन सा वाला? 1 को बंद करोगे, हाँ 1 को हमने बंद कर दिया। 1 लेके जा रहा है किस तरफ? इधर से लेके गया इनको, यहां से। तो ये नुक्ता यहां पर होता, ये दोनों नुक्ते मिलके यहां पर होते। ये तो लेके गया इस तरफ, देखो
जी सारे रिजॉल्व हो गए थे, सिर्फ ए एंड डी नहीं होते, वो एक ही जगह पे थे। क्लियर? Which component were not resolved using solvent 1? कौन कौन से कंपोनेंट सॉल्वेंट 1 से रिजॉल्व नहीं हुए होंगे? BC एंड ED। ये पता नहीं मुझे क्या मैं करूं इसका, सिर्फ अगर वो आसान सब लगे तो मुझे बता दीजिएगा। वो क्या क्या? सॉल्वेंट 1 जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ला रहा है। हाँ, तो उस लाइन में अगर आप देखेंगे, अगर एक पॉइंट पे वही मैं बोल रहा हूँ, जो तुम बोल रहे हो ना वही है। ये जो कहता है नॉट रिजॉल्व एंड रिजॉल्व, बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा स्टक हो जाते हैं, इनको मैं बोलता हूँ सेट हो जाते हैं। अगर एक लाइन पे 2 पॉइंट्स है तो वो बोला है कि नॉट रिजॉल्व यूजिंग सॉल्वेंट 1। मैं ये बोल रहा हूँ अगर सॉल्वेंट 1 को यूज करें, सॉल्वेंट 2 का इंपैक्ट खत्म ना। इस क्वेश्चन का मतलब ये बन रहा है कि सॉल्वेंट 2 का इंपैक्ट हटा दे। सॉल्वेंट 2 किया ही नहीं। अगर नहीं किया शटर बंद कर दो, ये बोल रहा हूं। इस बच्चा इधर फंस जाता है कि ये क्या लिखा हुआ। बोला कि सॉल्वेंट 1 ओनली या उससे रिजॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब सॉल्वेंट 2 यूज नहीं किया। बेटा समझ आ रही बात की आपको? इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्वेंट 2 यूज नहीं किया, नहीं किया तो फिर नहीं किया। ये दोनों इधर, ये किधर ही होगा, ये दोनों बच्चे इधर, ये इधर और ये इधर, इज इट? तो आपके पास ये दो रिजॉल्व नहीं हुए और ये दो रिजॉल्व नहीं हुए। Which component cannot be resolved using solvent 2 only? अब क्या करना है मुझे? 1 का काम खत्म करना है। 1 को कटा दो, 1 फारेग अगर हो जाए तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ पे होते? ये यहाँ होता, ये यहाँ पे होते, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये कुछ बात समझ आ रही है? Which component is the least? ये आसान है, least soluble and more soluble वाला। सॉल्वेंट 2 में लीस्ट सॉल्युबल कौन है? गुड हो गया। मोस्ट सॉल्युबल इन सॉल्वेंट 1? यस, दोनों में ज्यादा सॉल्युबल वही। लीस्ट बोला है, हाँ मोस्ट तो पूछ लेता फिर। एयर ड्रॉप किसके पास है? कोई बच्चा? बल्कि आएगी मेरे पास फाइल में भेज। क्रोमेटोग्राफी किसको करवाया था? बेटा the next technique is TLC, which is known as thin layer chromatography. Thin layer chromatography बिल्कुल पेपर की तरह ही होती है, बस पेपर यूज नहीं होता इसमें। इसमें ग्लास स्लाइड के ऊपर हम कोटिंग करते हैं, ग्लास स्लाइड के ऊपर कोटिंग की होती है या तो SiO2 की या फिर Al2O3 की, इन दोनों में से किसी एक की। SiO2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, हो जाता है सिमेट्री की वजह से, इज इट? जबकि ये एक आयनिक कंपाउंड है तो पोलर मॉलिक्यूल्स को रोकेगा, ये नॉन पोलर वाले मॉलिक्यूल्स को रोकेगा। तो आपके पास एक स्लाइड के ऊपर आप समझ लें SiO2 चिपका दिया है और एक स्लाइड के ऊपर आपने चिपका दिया है Al2O3। मेरे पास दो तरह की स्टेशनरी फेजेस आ रही हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर। अब जरा यहां पे वापस आते हैं। यहां पर पार्टीशनिंग नहीं होती बल्कि एड्सॉर्प्शन होता है, फिर सेपरेशन हो जाती है। ये बात नहीं समझ आई मुझे, जरा गौर से सुनिएगा। पार्टीशनिंग का मतलब होता है कि एक लिक्विड में कंपोनेंट थे, उसके ऊपर आपने दूसरे लिक्विड को रन करवाया। ये लिक्विड आप इसमें मिक्स नहीं हो रहे, लेकिन कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी मूव करते जा रहे हैं। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहां पर आपने स्पॉट लगाया, फूंक मार दें, ब्लो कर दें उस सॉल्वेंट को, या ओवन में रख के ड्राई कर दें, तो उसके जो कंपोनेंट है वो चिपक जाएंगे किसके ऊपर? स्टेशनरी फेज के ऊपर, Al2O3 के ऊपर या SiO2 के ऊपर।
एडसॉर्प्शन मेरे ख्याल में तो सबको पता होगा, फिजिक्स का मामला है। ऑन द सरफेस एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। अगर आप इस दीवार की जिसके ऊपर पेंट हुआ हुआ है इस पे पानी फेंके 2-3 ग्लास, इसके ऊपर थिन सी लेयर बन जाएगी, पानी अंदर नहीं जाएगा दीवार में, इसको कहते हैं एडसॉर्ब। आपने लकड़ी पानी में फेंकी, उसकी सरफेस के ऊपर पानी की एक लेयर बन जाएगी, पानी अंदर नहीं जाएगा। लेकिन स्पंज की बात करें, स्पंज विल एब्जॉर्ब वाटर, AB एब्जॉर्ब वाटर। सीमेंट का जो ब्लॉक होता है उसमें पानी फेंके, एब्जॉर्ब वाटर। यहां पर क्या हुआ, वो कंपोनेंट उसकी सरफेस के ऊपर, ग्रेन के ऊपर चिपक गए। दिखाता हूं कहीं पे ग्रेन पे चिपके हुए शायद दिखाए हों। हाँ, SiO2 के ऊपर ये देखें जरा। तो ये जो कंपोनेंट इसके ऊपर चिपक जाते हैं, ठीक है, इसमें तो खैर लिक्विड शो किया हुआ है, तो उसके ऊपर हमने चिपका दिया। ऑन द सरफेस एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। बिल्कुल जैसे पेपर में करते थे वैसे ही करते, ये उससे ज्यादा एफिशिएंट टेक्निक है, बस ये बताना है। क्यों? इसलिए कि जब मैं इसमें मूवमेंट करवा रहा था इस वाले में, अगर कोई कंपोनेंट गलती से फ्लो रेट की वजह से इस सरफेस पे था, निकल गया बाहर, गलती से कोई कंपोनेंट बाहर निकल गया और इस सॉल्वेंट के साथ बहता हुआ जा रहा है, तो क्या आगे रुकेगा वो? मतलब अपनी सॉलिबिलिटी की बेस के ऊपर नहीं निकला था, फ्लो रेट की वजह से निकल गया। ऐसा हो जाता है ना, आप यहाँ पे ऑयल फेंकें, पानी बहाएं, फ्लो रेट की वजह से ऑयल आगे निकल जाएगा, सॉल्युबल नहीं था उसमें। आगे ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसको रोके अब। लेकिन अगर आपके पास TLC हुआ, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो यहां पर तो एक सैंड का पार्टिकल, फिर दूसरा सैंड का पार्टिकल, फिर तीसरा सैंड का पार्टिकल, अगर कोई गलती से निकला उसको अगला पार्टिकल रोक लेगा, बेटा किधर, उससे भी निकला तो और अगला रोक लेगा, आगे जा ही नहीं सकता। यहां पर कंपोनेंट प्योरली अपनी सॉलिबिलिटी की बेस के ऊपर ही सेपरेट होगा, फ्लो रेट की वजह से नहीं होगा। अच्छी टेक्निक पेपर हुई या ये हुई? इसमें गुड सेपरेशन हो रही कि उसमें हो रही? फॉल्ट समझ आ गया? अगर फ्लो रेट की वजह से कोई निकला उसमें नहीं रुक सकता, जबकि इसमें रुक सकता है। ऐसे ही फिर इसको ऑब्स्टिकल बहुत ज्यादा मिलेंगे, है ना, तो उतनी ही कन्फाइंड अच्छी सेपरेशन होगी। अब उसमें पानी के साथ तो फ्लो कर गया था, यहाँ पे वो चिपकता जा रहा है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे टिकता 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 मूव करना है उसको, प्योरली सेपरेशन अच्छी होगी। मतलब वहां पर जो आपका रिटेंशन फैक्टर आ रहा था, यहाँ पर उससे अच्छा आएगा रिटेंशन फैक्टर। दिस इज मोर प्रिसाइज। इसको हम यूज करते हैं लैब में, इस टेक्निक। ये एक टेस्ट होता है डॉप टेस्ट। जो एथलीट जो होते हैं वो ओलंपिक्स से पहले कुछ खा पी लेते हैं, उनका स्टेमिना भी हीरोइन जैसा हो जाता है, और वो जो है वो वेट उठा लेते हैं, कोई मसला नहीं होता उनको, गिरते गिरते है नहीं, आम बंदे से आगे निकल जाते हैं, ठीक है, ऋतिक रोशन बन जाता है उस टाइम के लिए। तो उनका टेस्ट किया जाता है डॉप टेस्ट, उसमें ये फ्रीक्वेंटली यूज होती है। मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ये जो द लैब है यही, तो जो टेस्ट आपको रैपिडली नहीं करके देते, आप बैठे जरा करके दे रहे हैं, तो उसमें फ्रीक्वेंटली यूज होती है। फास्ट टेक्निक है, उससे पेपर को सोख होने में टाइम लगता है, गीला होने में। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें सैंड है, सैंड पानी ऐसे है ना, तो उसपे एक तो एफिशिएंसी, आपको थोड़ा सा भी ट्रेवल करेगा, यहाँ पर पूरा ट्रेवल करवाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा भी ट्रेवल किया सही सेपरेशन है, आप उसको उसका रिजल्ट बना के दे सकते हैं। फिर आपके पास वेराइटी ऑफ स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस अवेलेबल है, पोलर एंड नॉन पोलर। पेपर में मजबूरी कि जिसमें इंक है वही स्टेशनरी फेस है, मोबाइल फेस उसके अगेंस्ट लेके आनी पड़ेगी आपको, यहाँ पर आपके हाथ में है स्टेशनरी फेस। और बाकी बातें वही है कि जो चीज मोबाइल फेस में ज्यादा सोल्यूबल होगी वो ऊपर होगी, जो स्टेशनरी फेस में ज्यादा सोल्यूबल होगी वो नीचे होगी। अब आपके पास दो तरह की इसमें स्टेशनरी फेस है, कौन कौन सी? पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर कौन सी है? Al2O3। एंड नॉन पोलर, आप वहां पर पेपर में नमक को नहीं रोक सकते। नमक का मतलब नमक नमक चमक चमक, आयनिक कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते, तो सारे एक साथ ही बह जाएंगे। जबकि यहाँ पर आयनिक कंपाउंड भी रुकेंगे, क्यों रुकेंगे?
आयनिक कंपाउंड को भी रुकना पड़ेगा और पोलर को भी रुकना पड़ेगा। ठीक है, आपकी स्टेशनरी फेज ये भी आ रही है। अब इसको देखना है, इसको देख के बताना है। ये क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, लुकिंग ब्यूटीफुल। इसकी क्वेश्चन ऐसे हैं कि इसकी शक्ल देख के बताएं, इसकी शक्ल देख के बताएं कि स्टेशनरी फेज पोलर है या नॉन पोलर है। आने का the stationary phase used in this experiment is a polar or non-polar. Take your time. बीच में कुछ है ही नहीं, एम्पोटेरिक तो है ही नहीं, पोलर और नॉन। चल बेटा स्टेशनरी फेज का पूछा मैंने, ऐसे स्टेशनरी फेज क्या बोलती, जा या रुक? कौन रुका हुआ? चू को रुका हुआ, ये निकल गया है बेटा। इसमें कौन सी बॉन्डिंग है इस चर्ची में? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें कौन सी बॉन्डिंग है? इसमें कौन सी बॉन्डिंग है? परमानेंट डायपोल। ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कौन सी होती है? ज्यादा पोलर कौन हुआ? ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला पोलर है ना, उसको कौन लेके गया ऊपर? मोबाइल फेस। इसको किसने रोका? स्टेशनरी फेस ने। जैसा ये वैसी स्टेशनरी फेस। नहीं बात समझ आई? इसको किसने रोका है? आपको ये बात याद है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर में पोलर डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में नॉन पोलर डिसॉल्व होते हैं। इस बेस के ऊपर अगर ये लेस पोलर है तो आपकी स्टेशनरी फेस भी लेस पोलर होगी। ऊपर वाला जो है पोलर है तो मोबाइल फेस की नेचर बताएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा और से देख लें। इज दिस क्लियर? ये पार्टिकल जो टॉप पे होगा आपको नेचर बताएगा किसकी? मोबाइल फेस की। और ये वाला पार्टिकल जो पीछे रह जाएगा ये आपको नेचर बताएगा किसकी? इज दिस क्लियर? तो मसला किसी को पक्की बात है? दोबारा जरा सोच के बताएं जी, स्टेशनरी फेस कैसी है, मोबाइल फेस कैसी है? स्टेशनरी फेस पहले सोचें, स्टेशनरी फेस कैसी है? स्टेशनरी फेस कैसी? वो बोला नाम बताओ, स्टेशनरी फेस का नाम बताओ। Al2O3। कैसे पता चला? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वान डेर वाल, इज इट? एंड दिस इज परमानेंट डायपोल 2s में। हाइड्रोजन बॉन्ड वाले को रोक लिया ना तो स्टेशनरी फेस है। अगर स्टेशनरी फेस आपकी पोलर है तो लाजिमी सी बात है मोबाइल फेस शुड बी नॉन पोलर, वरना तो सेपरेशन ही नहीं होगी। ठीक हो गया? ये नोट्स भेज चुका हूं, फास्टर है। टीएलसी के पेपर पे एडवांटेजेस, एफिशिएंट है। एफिशिएंसी समझ आ गई? गलती से नहीं जा सकता। वैरायटी ऑफ स्टेशनरी मोबाइल फेस अवेलेबल। धो के रख दो, दोबारा जब पेशेंट आएगा उसको यूज कर लो। पेपर दोबारा यूज नहीं हो सकता। आयनिक सब्सटेंसेस कैन आल्सो बी सेपरेटेड। इज दिस क्लियर? 2 टेक्निक बच गई हैं अभी, हमने 3 कर ली है। कौन कौन सी करी हमने? पेपर क्रोमेटोग्राफी कर ली, 2D पेपर क्रोमेटोग्राफी कर ली, एंड टीएलसी कर ली। 2 बची हैं, एक एचपीएलसी एंड एक जीसी। वो हम करते हैं ब्रेक के बाद।